हेलो, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। इसमें हमने भाग 2 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 5 आर्टिकल में हम चर्चा की थी, जो थे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जिसमें हमने लिखा था कि आर्टिकल 10 व 11 में प्रावधान है कि नागरिकता संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो संसद ने अपने इसी आधार पर एक अधिनियम लाया था 1955 में, जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। ओके, इसमें क्या है? संविधान में संविधान में 26 जनवरी 1950 तक की नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान है। ओके, तो 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए व्यक्तियों का भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के मुद्दों का निस्तारण किसके द्वारा होता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा होता है। और क्या है? देखो, इसमें 3 तरीके बताए। कितने? 5 तरीके बताए हुए नागरिकता के। 5 तरीके नागरिकता ग्रहण करने के। और 3 आधार बताए हैं। 3 आधार बताए हैं नागरिकता समाप्ति के। नागरिकता समाप्ति के। ओके, और क्या है? इसमें दोहरी नागरिकता की मनाही है। ओके, तो इसमें ये बात है। ओके, तो इसने बनाया था अधिनियम, संसद ने बनाया था। कब बनाया था? 1955 में। ओके, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी व्यक्ति भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उनका जो भी मुद्दा है उसका निस्तारण होगा इसके द्वारा। तो वो होगा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ओके, तो इसमें 5 तरीके बताए कि भारत में नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है, और 3 आधार बताए समाप्ति के कि किस आधार पर नागरिकता भारत की समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि वो कौन से तरीके हैं जिससे अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। कितने तरीके हैं बताएं? 5 तरीके। ओके, और 5 तरीके कौन कौन से हैं? ओके, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। फिर दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, सॉरी, वंश के आधार पर। तो तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, और प्राकृतिकरण के द्वारा। प्राकृतिक करण के द्वारा। और अंतिम है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किस प्रकार नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो कितने आधार है?
तरीके कितने हैं? तो 5 तरीके। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के द्वारा और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा बाद में नागरिकता दी जाती है, यानी अर्जन की जाती है। ओके, अब सबसे पहले बात करेंगे अपन जन्म के आधार पर कैसे दी जाती है। ओके, फिर बात करेंगे वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, फिर प्राकृतिकरण के द्वारा, फिर क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है। ओके, जन्म के आधार पर नागरिक। ओके, देखो जैसे मैं याद करता था वैसे याद करें तो देखो सबसे पहले लिखना तारीख, एक बना देना आप, टेबल बना देना। एक तरफ लिखना तारीख, एक तरफ लिखना स्थिति क्या है। ओके, तो देखो एक तो है 1950 से, 50 से 1987 तक। ठीक है ना, याद रखना डेट बाद में लिख, 1950 से 1987। उसके बाद है 1987 के बाद, फिर है 2003 के बाद। डेट कितनी है? 1950 1987, फिर 1987 के बाद की स्थिति है, फिर 2003 के बाद। ओके, उसमें कौन सी है? तो 1 जनवरी 1950 से 1 जनवरी, कहाँ से? 1 जनवरी 1950 से 1 जनवरी 1987 के बीच। इसमें क्या है? तो 1 जनवरी 1987 के बाद। ओके, वो इसमें क्या है? सॉरी, इसमें है 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई। और इसमें है 3 दिसंबर 2003 के बाद क्या स्थिति है। ओके, आगे चले तो देखो जो बंदा 1 जनवरी 1950 से 1 जनवरी 1987 के बीच अगर उसका भारत में जन्म होता है तो क्या है? जन्म के आधार पर ही भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। क्या मतलब कि ये जो व्यक्ति है जिसका जन्म 1 जनवरी 1950 से 1 जनवरी 1987 के मध्य हुआ है, तो जन्म से ही भारतीय नागरिक है। जन्म से ही भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ले सकता है। जन्म से ही भारतीय नागरिकता कर सकता है, यानी कि वो जन्म से ही भारतीय नागरिक है। ओके, फिर क्या देखो 1 जुलाई 1987 के बाद। ओके, देखो जैसे भारत आजाद हुआ, फिर क्या हुआ आपको पता हो, युद्ध भी हुए थे चीन के बाद बांग्लादेश के बीच। फिर क्या हुआ? प्रवासन बहुत ज्यादा होने लगा, अवैध प्रवास बहुत ज्यादा हुआ। तो सरकार ने 1986 में वापस इसमें संशोधन किया था। ओके, तो इसमें क्या बोला वापस? तो इसमें बोला किसी व्यक्ति को, इसमें क्या बोला? किसी व्यक्ति भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारतीय होना चाहिए। भारतीय नागरिकता तभी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक क्या हो? भारतीय नागरिक। तो क्या बन जाएगा? भारतीय नागरिक बन सकता है किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। फिर देखो 3 दिसंबर 2003 के बाद वापस संशोधन हुआ था इसमें। ओके, तो इसमें क्या है? किसी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक, कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, तथा क्या है? तथा दूसरा अवैध अप्रवासी न हो। क्या हो? दूसरा अवैध
अप्रवासी न हो तो वो क्या बन सकता है, भारतीय नागरिक बन सकता है। समझ में आया? देखो 1 जनवरी 1950 से 87 जन्म से ही नागरिक है। फिर क्या है, 87 के बाद क्या है, माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक। फिर क्या है, 3 दिसंबर 2003 के बाद की कहानी क्या है, माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक। और दूसरा क्या होना चाहिए, अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो इसमें एक बात हो रहा है कि मान लो कि किसी माता पिता है, ठीक है ना, वो पहले अवैध प्रवासी हुए, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। तो क्या हुआ, जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं बन सकता। वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता, लेकिन पंजीकरण के द्वारा वो भारत का नागरिक बन सकता है। ओके, मैं लिख देता हूँ नोट में बोल रहा हूँ। अगर किसी अवैध अप्रवासी अवैध अप्रवासी के बच्चे का जन्म भारत में हो तो वह जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, बल्कि अन्य तरीकों से भारतीय नागरिक बन सकता है, नागरिक बन सकता है। ओके, अब अन्य तरीके कौन से, ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये, अन्य तरीके कौन से, मतलब कि इसमें 2004 के बाद की कहानी है, 2004 के बाद, या फिर लिख सकते हो 2003 के बाद। 2003 के बाद अगर किसी अवैध अप्रवासी के बच्चे का जन्म भारत में हो तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता, बल्कि अन्य तरीकों से भारतीय नागरिक बन सकता है। तो अन्य तरीके कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा कर लो। तो पंजीकरण के द्वारा, उसके बाद प्राकृतिककरण के द्वारा क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। अब इसमें एक बात और आती है कि अवैध अप्रवासी किसे कहते हैं। ओके, तो अवैध अप्रवासी किसे कहते हैं, ये मैं बताया तो आपको आगे, ये मिटा दूं मैं, लिख लिया होगा आपने। देखो अवैध अप्रवासी होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है, देखो अवैध प्रवासी वो है जो भारत में बिना अपने दस्तावेजों के से भारत में रह रहा हो, या फिर वो अपने दस्तावेज तो लेके आया हो, जैसे वीजा है, लेकिन उसकी समय सीमा पूरी हो गई, फिर भी वो भारत में निवास कर रहा है, तो वो क्या हो गया है, एक अवैध अप्रवासी है। ओके, मैं लिख लूं बड़ी, कोई विदेशी व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में जरूरी दस्तावेज जैसे वीजा के बिना वीजा के बिना भारत में रह रहा, या अपने दस्तावेजों में सरकार द्वारा दी गई दी गई समय सीमा
के बाद भी भारत में निवास कर रहा है, निवास कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अवैध अप्रवासी है। इसकी परिभाषा 2004 के नागरिकता अधिनियम संशोधन में की गई थी। ओके, इसमें की गई थी 2004 के नागरिकता अधिनियम संशोधन में इसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया था, ध्यान रखना। ओके, अब हम बात करेंगे वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। देखो, दूसरा आधार क्या है? वंश के आधार पर। देखो, वंश के आधार पर वही अपन लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे डेट, एक तरफ लिखेंगे स्थिति। ओके, तो देखो इसमें क्या है, 1950 से लेकर 1992 तक पहले क्या स्थिति है? 1950 से लेके कहाँ तक है? 1992 तक। कहाँ तक है? 1950 से 1992 तक। अब डेट देख लो, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के मध्य। ओके, कब तक है? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के मध्य। ओके, ये दिसंबर है, ये जनवरी। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूसरी स्थिति, 10 दिसंबर 1992 के बाद। ओके, देखो देखो इसके मध्य अगर कोई नाटक लेना चाहता है वंश के आधार पर तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसके बाद कोई बंदा है 10 दिसंबर 1992 के बाद, ठीक है ना, तो वो वंश के आधार पर कैसे अभी नागरिकता ले सकता है, तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। ओके, देखो पहला क्या है, तो देखो अगर ये स्थिति है, यदि जन्म के समय माता या पिता भारतीय नागरिक हो तो वंश के आधार पर क्या ले सकता है? भारतीय नागरिकता ले सकता है। उसके बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद की स्थिति देखें, यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो क्या ले सकता है? वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। इसमें देखो, इसमें क्या है, माता पिता दोनों होने चाहिए। इसमें क्या है, सिर्फ एक, माता हो या फिर पिता हो। ओके, यह आई समझ में स्थिति। ओके, अब देखो इसमें भी एक इंफॉर्मेशन है, जैसे ही कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, वो बाहर के बाहर रह रहा हो, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब उसको हमारे मतलब भारत में माता पिता ने जन्म कहाँ लिया? भारत में लिया हो, लेकिन वो कहीं बाहर चले गए हो, श्रीलंका चले गए हो, ठीक है ना, फिर वहां पर उनके एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, तो क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है? इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ, वो बन सकता है, लेकिन माता पिता को बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर भीतर वहां के क्षेत्राधिकार में आने वाले भारतीय वाणिज्य दूतावास में तो क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण करना होगा। क्या करना होगा? पंजीकरण करना होगा। ओके, मैं लिख देता हूँ ये चीज में। अगर किसी व्यक्ति के अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो
उसके माता पिता या फिर बच्चे का लें, यदि किसी बच्चे का लें तो उसके माता पिता को बच्चे के बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्र में आने वाले भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ओके, तभी उसको क्या मिलेगी? तभी उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता मिलेगी। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। ओके, समझ में आया? अब हम बात करेंगे, देखो दो तो हो गए अपने, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा कौन सा है? फटाफट समझ करो। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। ओके, किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। कौन सा? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के द्वारा। देखो, पंजीकरण कौन कौन करा सकता है उसकी बात करें। एक तो होती है अपने व्यक्ति का प्रकार, व्यक्ति का प्रकार। ओके, और दूसरी तरफ लिखेंगे अपन स्थिति क्या। ओके, एक तरफ लिखा व्यक्ति का प्रकार कि व्यक्ति कौन सा है, भारतीय मूल का है, विदेशी है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति क्या हो? भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब कि उसके माता पिता दादा दादी किसी का भी एक का जरूर क्या हुआ है? भारत में हुआ है। ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए? तो देखो दो स्थिति बनती है। एक तो आवेदन करने से पहले आवेदन करने से पहले पहले कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहा है। ओके, तो क्या बन सकता है? पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, इसमें देखो दूसरा पॉइंट है, अविभाजित भारत। अविभाजित भारत के किसी क्षेत्र में 7 वर्षों तक रहा, 7 वर्षों तक रहा, तो भी वो क्या बन सकता है? भारतीय नागरिक बन सकता है। अब देखो दूसरी बात, जैसे कभी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जैसे कोई विदेशी है, ठीक है ना, उसने किसी भारतीय महिला से शादी करी, तो क्या वो भारतीय नागरिक बन सकता है या नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन बार बार मन में सवाल आया होगा या फिर सोचा होगा आपने। हाँ, तो अफकोर्स बात है, वो नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त है। देखो क्या है स्थिति, विदेशी व्यक्ति ने भारतीय व्यक्ति से विवाह कर लिया। इसमें क्या है, व्यक्ति इसका मतलब ये नहीं महिला, ठीक है ना, भारतीय व्यक्ति से विवाह। तो इसमें क्या हुआ देखो, अब जैसे ही वो पंजीकरण का आवेदन करता है उससे 7 साल पहले तक वो क्या होना चाहिए? भारत में निवास करने एक उसकी शर्त है। क्या है? पंजीकरण
करने से पहले 7 वर्षों तक भारत में रह रहा भारत में रह रहा हो तो वह विदेशी व्यक्ति भी क्या बन जाएगा, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। ओके, फिर देखो इसमें और भी है, तो ये आपने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो फटाफट देख लो। ओके, फिर हम बात करेंगे कानूनी आयु के आधार पर। हो गया मेरा, लिखिए। तीसरी स्थिति क्या बनती है इसमें, कानूनी आयु का व्यक्ति, कानूनी आयु का व्यक्ति। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो पहली शर्त क्या है, माता पिता भारतीय होना चाहिए, माता पिता भारतीय हो। एक है पंजीकरण के पहले 12 माह तक भारत में निवास। देखो पहले वाली जो शर्त थी ना उसमें कितनी थी, 7 साल, इसमें कितनी है, सिर्फ 12 माह, ध्यान रखना। ओके ओके, उसके बाद क्या है, तीसरी स्थिति में भारत में प्रवासी कार्ड धारक के रूप में 5 वर्ष पंजीकृत हो तथा 12 माह से भारत में निवास कर रहा हूँ, भारत में निवास कर रहा हूँ, तो ये क्या बन सकता है, भारतीय नागरिक बन सकता है। किसके आधार पर, पंजीकरण के द्वारा। ओके, फिर चौथी देखो आप, देखो अवयस्क, जैसे कोई बच्चा 18 साल से कम आयु का है तो क्या वो भारतीय नागरिक बन सकता है, हाँ बन सकता है, अगर उसके माता पिता भी क्या है, भारतीय नागरिक है तो। ओके, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अगर माता पिता भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो तो क्या बन सकता है, भारतीय नागरिक बन सकता है। ओके, अब देखो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात करेंगे अपन। ओके, अब देखो जो पंजीकरण है ना उससे पहले इसमें को देख लो आप इंफॉर्मेशन, नागरिकता एक्ट 1955 की एक अनुसूची है, 2, कौन सी है, अनुसूची 2 के तहत पंजीकरण से पहले निष्ठा की, किसकी, निष्ठा की शपथ लेनी होती है। किसकी, भारत की निष्ठा की शपथ लेनी होती है, किसके द्वारा, अनुसूची 2 के तहत। ओके, ध्यान रखना। ओके, और एक और बात देखो, अगर कभी स्थिति बन जाए कि जैसे किसी व्यक्ति ने पंजीकरण किया हो, ठीक है ना, फिर उसने अपनी नागरिकता त्याग दे दी हो, क्या वो बंदा फिर से भारतीय नागरिक बन सकता है क्या, नहीं, वो वापस नागरिक नहीं बन सकता। अगर किसी व्यक्ति की समाप्ति हुई या फिर त्याग कर दिया हो, अगर वो वापस भारत के लिए पंजीकरण करे कि वो भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं बन सकता। ओके, याद रखना, ये लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं अपन चौथे तरीके पर जो है प्राकृतिकरण के द्वारा। किसके द्वारा,
प्राकृतिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिकरण के द्वारा। एक कौन सा है? प्राकृतिक करण के द्वारा। और इसमें नेक्स्ट क्या है? देखो, बाद में प्राकृतिकरण के द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति नागरिक बन सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी है। देखो, वही विदेशी नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है प्राकृतिकरण के द्वारा जब वह नागरिक जिस देश से आ रहा है उस देश में भी इस आधार पर भारत क्षेत्र में नागरिकता दी जानी है। ओके, मतलब देखो समझाऊं मैं। दो शर्तें। उसी व्यक्ति को प्राकृतिक करण के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। दी जाती है। भारतीय नागरिकता दी जाती है जिस देश में भी भारतीय को इस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। करने का अधिकार है। ओके, इसे मैं समझाऊंगा आपको। जैसे कि बंदा है श्रीलंका से आया, कहाँ से? श्रीलंका से आया, भारत में। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं भारत में लगातार 14 वर्षों से रह रहा हूँ, उसमें से लगातार 11 वर्षों से मैं भारत में निवास कर रहा हूँ, तो मुझे अब भारतीय नागरिकता दे दो। तो नहीं, वही अगर यही नियम वहां पे लागू नहीं होता है तो भारत मना कर देगा, नहीं बेटा हम तो नहीं दे रहे आपको, क्योंकि आपके देश में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, तो हम आपको नागरिकता क्यों दे। ओके। फिर दूसरी बात क्या है? तो देखो, अगर वह किसी अन्य देश का नागरिक है, अगर वह किसी अन्य देश का नागरिक है, नागरिक है, तो उसे वह नागरिकता त्याग कर, नागरिकता त्याग करनी। ठीक है, इसे समझाऊं मैं आपको। जैसे कोई मालदीव का एक बंदा आया, ठीक है, वो बोलता है कि भाई साहब हमें तो भारत में नागरिकता चाहिए, प्राक्टिकल के द्वारा आप हमें नागरिकता दे दीजिए। मैं पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहा हूँ, उसमें से लगातार 11 वर्षों से मैं भारत में ही रह रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। तो भारत के बोले हाँ हम आपको नागरिकता दे देंगे, लेकिन आपको मालदीव की नागरिकता त्याग करनी होगी, तो ही हम प्राकृतिकरण के द्वारा आपको भारत में नागरिक बना सकते हैं। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम आपको नागरिकता नहीं देंगे। ओके, तो समझ में आया? चलो, अब देखो तीसरा क्या है। देखो तीसरा क्या है, यदि वो भारत में रह रहा हो, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारतीय क्षेत्र में क्या कर रहा हो, सेवा दे रहा हो, तो नागरिकता का करने आवेदन करने से पहले कम से कम 12 माह तक लगातार, 12 में रहना,
भारत में रहना होगा। ओके, समझ में आया? ओके, ये वो थिंग्स है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चौथी। अभी 12 भाग की बात करें अपन, ठीक है ना? तो आगे चले अपन। अब इसमें क्या है, देखो क्या बताया इसमें, 12 माह तक वाली बात। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना? यदि वह 12 माह की अवधि से पहले 14 वर्षों तक, 14 वर्षों तक भारत में रह रहा हो या भारतीय सेवा में कार्यरत हो तो वह 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। देखो मैं समझाऊं आपको, जिसको व्यक्ति वो भारतीय सेवा में लगा हुआ है, ओके, वो व्यक्ति भारत में रह रहा है, वो लगातार 14 वर्ष के बाद में सेवा दे रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू उसने फिर क्या किया, फिर वो क्या हुआ, बीच में वो चला गया, 14 वर्ष में बीच में वो चला गया है, जैसे कि 3 साल के लिए वापस चला गया, तो क्या उसे इसकी तरफ मिल जाएगी? तो नहीं। ओके, तो इसमें देखो है क्या, 14 वर्षों तक, ठीक है ना, बाद में रह रहा हूँ, ठीक है ना, 14 वर्ष, लेकिन 14 वर्ष में मिनिमम 11 वर्ष तो वो बाद में रहना ही चाहिए। और जब वो आवेदन कर रहा है ना, उसमें लगातार 12 महीने, जो पिछले जो आवेदन कर रहा है उससे 12 महीने लगातार वो बाद में रहना ही चाहिए, तो इसे क्या मिलेगा, प्राकृतिक के आधार पर भारत में नागरिकता मिलेगी। ओके, आगे चले, फिर क्या है, उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। फिर देखो, भारतीय संविधान, संविधान की 8वीं अनुसूची जी में उल्लेखित 22 भाषाओं में से एक का जानकार एक का जानकार हूँ। हाँ ठीक है, अपने कितने सो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है अपनी? 22 भाषा है। उस 22 भाषाओं में कोई एक भाषा उस व्यक्ति को आनी चाहिए। ओके, फिर चले आगे, उसके बाद क्या है, और देखो इसके बाद किसी को व्यक्ति विशेष है, जैसे कोई वैज्ञानिक है, शोध करता है, जो कुछ विशेष छूट दे सकती है भारत सरकार। ओके, ये तो हो गया है अपने जातीकरण के द्वारा। अब हम बात करेंगे अंतिम बचा है अपना क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा।
देखो ये बहुत सिंपल है। जैसे किसी क्षेत्र का, ठीक है ना, किसी क्षेत्र का भारत में विलय कर दिया हो, तो भारत एक अधिसूचना लाकर या फिर राजपत्र में घोषणा करके ये कह सकती है कि इस क्षेत्र के लोग उस तारीख से भारत के नागरिक हैं। जैसे कहाँ कहाँ देखा गया है, पुदुचेरी हो गया अपना, गोवा हो गया है, ठीक है ना, दमन दीव हो गया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र का विलय अपने क्षेत्र में कर दे, कर दे तो उस क्षेत्र के लोग सरकार द्वारा तय तय की गई दिनांक से भारतीय नागरिक होंगे। ओके, ये सिंपल सा, ये अपने सारे तरीके हो गए पांच। अब हम बात करेंगे समाप्ति के आधार। किसकी बात करेंगे? समाप्ति के आधार कितने हैं? तो तीन आधार है। कितने आधार है? नागरिकता, समाप्ति के आधार कितने हैं? तो तीन। कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? एक पेज पे कर देंगे अपना। एक तो है त्याग। कौन सा है? एक तो है त्याग, ठीक है ना। इसमें क्या है? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग कर दे। ओके। दूसरा क्या है? समाप्ति। ओके, पहले क्या हो गया? त्याग। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बोल दे कि मैं आज से भारत की नागरिकता त्याग करता हूँ, तो वो भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। दूसरी क्या है? समाप्ति। कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ओके। अब देखिए, ये दो बातें तो हो गई है, ठीक है ना। लेकिन भारत इनके लिए मना भी कर सकता है। अगर अगर भारत किसी युद्ध में ग्रसित हो, तो वह इन्हें मना कर सकता है। ओके। अब तीसरा है आधार, वंचना के द्वारा। किसके द्वारा? वंचना के द्वारा। तो देखो वंचना में क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसने पंजीकरण किया लेकिन उसने फर्जीवाड़ा किया, आपने दस्तावेज झूठे दिए, ठीक है ना। क्या है? एक तो क्या है? दस्तावेजों में झूठी बात कही हो। ओके। ओके, क्या बोलिए? दस्तावेजों में झूठी बात कही हो। संविधान का अनादर किया हो, भारतीय संविधान का क्या क्या हो? संविधान का अनादर किया हो। ओके। उसके बाद संविधान का अनादर किया हो, उसके बाद वो जेल गया हो, युद्ध के दौरान
शत्रु देश के साथ मित्रता स्थापित की हो। ओके, क्या हो गया? दस्तावेज में झूठी बात कही हो, संविधान का अनादर किया हो, युद्ध के दौरान क्या किया हो, शत्रु देश से मित्रता की हो। उसके बाद क्या है? किसी व्यक्ति ने पंजीकरण प्लस प्राकृतिकरण से नागरिकता प्राप्त की और 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश में अन्य देश में 2 वर्ष गिरफ्तार रहा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक जेल में रहा, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। कितने वर्षों तक? ध्यान रखना, 5 वर्षों के बाद और 2 वर्षों तक। ओके, फिर क्या है? कोई व्यक्ति है, सामान्य नागरिक, सामान्य नागरिक लगातार 7 वर्षों से, कितने वर्षों से? 7 वर्षों से भारत के बाहर रहा, के बाहर रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता से अपन संसद वंचित कर सकते। ओके, समझ में आया? ये हो गया है अपना नागरिकता अधिनियम 1955। ओके, फिर हम बात करेंगे आगे की क्लास में, जो जब भी लेंगे अपन, कि विदेशी मूल के व्यक्ति कौन होते हैं। ओके, उसके बाद ये कार्ड होल्डर कौन होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे, जो कभी अपन और करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपनी नागरिकता त्याग दी थी कि नहीं, मैं तो अब नागरिकता नहीं लूंगा भारत, या फिर किसी ने अपनी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, लेकिन क्या उसके छोटे जो बच्चे हैं जो 18 साल के नहीं है, क्या उनकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी? तो हाँ, उनकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब वो वय हो जाएंगे, 18 साल से प्लस हो जाएंगे, तो वो भारत की नागरिकता वापस ले सकते हैं। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा वो अपनी नागरिकता वापस ले सकते हैं। ओके, इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। और अब ये अपना रहेगा कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे अपनी रहेगी पॉलिटी की क्लास, और बाकी 3 दिन अपने रहेंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद संडे को अपन टेस्ट लेंगे अच्छा सा, और साथ में करंट अफेयर्स की क्लास। ओके, तो मिलते रहिए, जुड़े रहिए।